अंबा माई के इस पावन धरती पर जहां सामाजिक न्याय की गंगोत्री शुरू हुई थी, उन शाहू महाराज के प्रति नमन करते हुए आदरणीय मंच, सर्वप्रथम मैं सब आपकी माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि ये मेरी आदत है नहीं। मैं नेता हूं नहीं, अभिनेता हूं नहीं कि जिसके लिए लोग तटस्थ बैठे रहे। मैं एक पत्रकार हूं और समय का भान मुझे रहता है, लेकिन क्या करें, व्याख्यान देना ही मेरा पेशा था नहीं, ना है। मैं एक पत्रकार था, लिखता था, फिर टीवी पे आया तो 2-2, 3-3 मिनट की बाइट होती थी। यूट्यूब पे 10 से 15 मिनट तक बोलना पड़ता है। लेकिन यदि आज मुझे शहर शहर घूम के बोलना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारत का नागरिक होने का दायित्व भी मुझे निभाना होगा। हमारे पुरखों ने जो पुण्य के काम किए हैं, यदि उसको बर्बाद न होने देने की कोई अभिलाषा मेरे मन में है तो फिर मुझे थोड़ा सा हट के काम करना होगा। इसीलिए लगातार पिछले 3 महीने से पूरे भारत में लगातार बोलता हुआ जा रहा हूँ। कई भाषण भी वायरल हो रहे हैं, कई बार वही बातें होती है, क्योंकि पिछले 10 साल का लेखा जोखा यदि मुझे देना है, चुनाव का समय है और इस बार लगातार प्रवचन या भाषण इसलिए देना है कि मैं बोलता हूँ ये भाषण नहीं, ये प्रवचन नहीं है, ये जगराता है, ये जन जागरण का काम है। और इसीलिए जब कोई बुलाता है तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल आऊँगा। मुझे काफ़ी दिनों से प्रयास हो रहा था, तो जब मैंने कहा कि मैं पुणे में हूँ, कल परसों पुणे में था, फिर शिरूर था और फिर मैंने बोला मैं कोल्हापुर आऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोल्हापुर से एक विशेष नाता ये भी है कि मेरा पूरा स्कूलिंग जो है वह सैनिक स्कूल सतारा में हुआ और कोल्हापुर उससे नज़दीक नहीं था। सतारा में भी हमको जो पढ़ने के लिए मराठी अखबार भी मिलता था तो पुढारी था और वो उसका कोल्हापुर से। कोल्हापुर में मेरे बहुत सारे सैनिक स्कूल के मित्र हैं, मेरे संजय धुमाल से लेके बहुत सारे आए हैं, तो इनके द्वारा भी मुझे लगातार कोल्हापुर क्या है ये समझ आ रहा था। मैं कोल्हापुर भले ही नहीं आया हूँ, लेकिन कोल्हापुर में जी रहा था मेरे उन तमाम दोस्तों के साथ जो 10 साल की उम्र से मेरे साथ थे और फिर जवानी में हमने अलग अलग रास्ते अपनाए हैं। मुझे भी नहीं लग रहा था कि मैं पत्रकार हूँ, लेकिन मुझे बाद में बाय चॉइस कहो या कुछ भी कहो इस प्रोफेशन में आना पड़ रहा है। मैं फिर एक बार इसलिए माफ़ी मांगता हूँ कि लेट भी इसलिए हुआ हूँ कि मैं लगातार कार्यक्रम में जब ऑफिस से निकला हूँ तो कई बार जब आप भ्रमण में रहते हैं, ट्रैवलिंग में रहते हैं, आपको नेट नहीं मिलता, कई ऐसी जगह होती है जहाँ नेट पे आप बात नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं ऑफिस के काम सफ़र होते हैं। ऑफिस में रोज़ एक शो चलता है दोपहर को, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखड़े। अब उसमें अशोक वानखड़े गायब थे 3 दिनों से, तो ऑफिस बड़ा चिंतित था। फिर उसके बाद डायरेक्ट हिट एक प्रोग्राम मेरा रोज़ होता है उस चैनल पे वो। फिर उसके बाद अजीत अंजुम से लेके प्रज्ञा तक सब रोज़ फ़ोन कर रहे हैं कि ऐसा कैसा चलेगा, ऐसा कैसा चलेगा, यार ये तुम क्या शुरू कर दिया तुमने, इधर बहुत सफ़र होता है। तो मैं आज कुछ डेवलपमेंट हुई है, उस डेवलपमेंट के साथ मैं बात शुरू करता हूँ और वहीं से बात शुरू होगी कि हमें आज संविधान और लोकतंत्र की बात क्यों करनी पड़ रही है। आज एक सुबह मतलब दोपहर को एक खबर आई, इंदौर जैसे शहर में एकाएक कांग्रेस का उम्मीदवार बीजेपी के एक विधायक के गाड़ी में बैठकर कलेक्टर कार्यालय जाता है और विड्रॉ कर लेता है अपना फॉर्म। अब इंदौर में चुनाव होंगे ही नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी ही 2 पार्टियां थी जो आमने सामने थी। बाकी 10-25, 20-25 इंडिपेंडेंट तो ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। और इंदौर जैसे शहर में क्रांति बम नाम का जो उम्मीदवार था, उसने एकाएक विड्रॉ कर लिया। जिस शहर में मैंने पत्रकारिता शुरू की, मुझे लगा कि कांग्रेस के इतने बुरे दिन आए कि इस उम्मीदवार ने एकाएक कैसा विड्रॉ किया। वो कोई दागी उम्मीदवार था नहीं। अपने स्कूल के कॉलेज के ज़माने में राजनीति, हर कॉलेज में यूनिवर्सिटी की राजनीति होती है, कॉलेज की राजनीति होती है, तब की राजनीति की थी। बाद में वो शिक्षा क्षेत्र में आया था, कुछ कॉलेजेस शुरू किए थे और एक संजीदा उम्मीदवार करके मुझे लगा कि इस बार कांग्रेस ने ऐसे उम्मीदवार को दिया कि जिसका थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लीन है, थोड़ा ठीक ठाक है, क्योंकि कांग्रेस में भी ज़रूरी नहीं कि लोग अच्छे बैकग्राउंड के ही हो, सभी राजनीतिक दलों में सभी टाइप के लोग मिलते हैं। लेकिन जब आज पता पड़ा तो
क्योंकि मैं इंदौर में मेरी पत्रकारिता शुरू कर चुका हूं, तो काफ़ी बाकी चैनल्स के बीबीसी से लेकर तमाम लोग मुझे कॉल कर रहे थे, ये कैसा हो गया, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ। फिर बाद में पता पड़ा कि 17-18 साल पहले कोई केस था, उस केस में 26 तारीख को धारा 307 जोड़ी गई, अटेम्प्ट टू मर्डर, और उसे बोला गया कि आपको 1 तारीख को कोर्ट में पेश होना है। उसे लगा 307 लगने के बाद शायद बेल भी नहीं मिलेगी, तो ये मुझे चुनाव लड़ने देंगे कि नहीं लड़ने देंगे। पर कल किसी सामूहिक कार्यक्रम में वो गया था, कहीं सामाजिक कार्यक्रम था, उसे ये बताया गया कि जब आप कल जेल चले जाओगे 1 तारीख को, उसके बाद नगर निगम के लोग, इंजीनियर निकलेंगे अपने कॉलेज की नपती करने, वो कॉलेज की जमीन का फिर से एक बार ये करेंगे और आपकी कुछ बिल्डिंगें गिराई जाएगी। आप कोर्ट में लड़ते रहिएगा, बाद में जो होगा होगा, लेकिन आज तो इतना डैमेज होगा आपको, और यदि इसी सभी लफड़े से आपको मुक्त होना हो तो आपको चुनाव से विड्रॉ करना होगा। और उसने चुनाव से विड्रॉ किया। यह सिलसिलेवार हो रहा है। इसके पहले खजुराहो में मध्य प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे वीडी शर्मा, उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार था, इंडिया गठबंधन ने उन्हें उम्मीदवार बनाया था। उनकी एक सिग्नेचर ठीक नहीं आई करके उसका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। अब कोर्ट में लड़ते रहिए, जब तक कोर्ट के नतीजे आएंगे तब तक वीडी शर्मा 5 साल का अपना कार्यकाल समाप्त करके निकल जा चुके होंगे। उसके बाद सूरत हुआ। सूरत में जिस उम्मीदवार ने अपने फॉर्म पे प्रपोजल करके 3 लोगों के सिग्नेचर करवाई थी, उसमें उसके दामाद थे, जीजा था, भांजा था और बिजनेस पार्टनर था। तीनों लोगों ने एक एफिडेविट दिया मैजिस्ट्रेट के सामने कि इस फॉर्म पे जो सिग्नेचर है वो हमारे नहीं है। उसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ। साथ ही 12 अन्य इंडिपेंडेंट थे, उन्होंने भी फॉर्म विड्रॉ कर लिए एकाएक। और 2024 के पहले चरण के चुनाव में ही भाजपा को एक सांसद मिला, निर्विरोध चुनाव जीत के आया सूरत का। यदि यही लोकतंत्र है, यही प्रजातंत्र है, तो फिर एक बार आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र और प्रजातंत्र ऐसा ही चलेगा। इस प्रजातंत्र और लोकतंत्र में एक तानाशाही चेहरा सामने आ रहा है, उसने जन्म ले चुका है, वो पौधा बढ़ रहा है। यदि सही समय पे उस पौधे को उखाड़ के नहीं फेंकोगे तो ये विषैला वृक्ष जब बड़ा होगा तो उसके बाद ना प्रजातंत्र रहेगा, ना लोकतंत्र रहेगा, ना संविधान रहेगा, ना आपके अधिकार रहेंगे। क्या हम मनुस्मृति वाले दिनों में जीने के लिए तैयार है? ये सवाल मैं आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि लोग डरा रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि अफवाह फैलाते हैं लोग कि संविधान बदलेगा। स्वयं अंबेडकर जी भी आए तो संविधान नहीं बदल सकते। प्रधानमंत्री जैसे झूठ बोलने के डिप्लोमे हमने तो नहीं लिए हैं, इतनी तो गारंटी मैं आपको बता सकता हूं। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं और हम ये कहते हैं कि हमें आशंका है, इसके पीछे कारण है। यदि प्रधानमंत्री के दो उम्मीदवार लोकसभा के पब्लिकली अपने भाषण में कहते हैं कि 370 पार इसलिए होना है कि हमें ये संविधान बदलना है, यदि हेगड़े कहता है कर्नाटक में कि हमें संविधान बदलना है इसलिए 370 चाहिए, और इन तमाम वक्तव्यों के बाद यदि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चुप है, तो इसके बारे में यह मानना होगा कि क्या यह मूक सम्मति है। और इससे भी आगे जाके मैं कहता हूं, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष है देवराय, बहुत बड़े अर्थशास्त्री समझे जाते हैं। इस देश के आने वाली समय में देश की आर्थिक नीति कैसी होगी, ये बताने वाला जो शख्स है वो एक आर्टिकल लिख के कहता है कि इस देश में अब संविधान बदलने की जरूरत है, क्योंकि यह संविधान अब खराब हो चुका है, बेकार हो चुका है, यह अमेंडमेंट करने लायक भी नहीं बचा। यह ब्रिटिश कॉलोनियल कानूनों की बू आती है इस संविधान से। इतना कहने के बावजूद वो कहता है कि वी विल हैव to go back to the drawing board to rewrite the constitution।
कौन सा कॉलोनियल एक्ट, कौन सा ब्रिटिश कॉलोनियल एक्ट की बू आती है। विश्व के बेहतरीन संविधानों को स्टडी करने के बाद 2.5 साल तक सैकड़ों घंटे की चर्चाएं, परिचर्चाएं, लाखों कागज बर्बाद करने के बाद इस देश के तमाम बुद्धिजीवियों ने एक संविधान बनाया। ये संविधान ऐसा नहीं आया कि बाबा साहब आंबेडकर को रात को सो गए थे और सुबह उनकी किताब पाई गई सिरहाने, और सुबह उठ के वो किताब लेके आए कि ये देश का संविधान है, मुझे रात को मिल गया। यदि संविधान कैसा बना ये देखना है तो पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में जाके एक एक बहस डॉक्यूमेंटेड है, एक एक शब्द फुल स्टॉप और कॉमा के ऊपर बहस हुई है। तब जाके विश्व के बेहतरीन संविधानों के साथ निचोड़ निकालकर, और इस देश की सामाजिक स्थिति, ये देश किसी देश के साथ कंपेयर करने वाली बात नहीं है। उपमहाद्वीप है अपने आप में, सैकड़ों भाषाएं हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, चाहे पूजा की हो, चाहे शादी की हो, चाहे खान पान की हो, चाहे पहनने की हो। इन तमाम लोगों को यदि एक छत के नीचे लाना हो और सभी का इंटरेस्ट संभाल के यदि आपको इस देश को नई दिशा देनी हो, तो ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया था जिसे आज भी विश्व का बेहतरीन संविधान माना जाता है। लेकिन सिस्टमैटिकली संविधान बदला जा रहा है, क्योंकि यह संविधान तानाशाह को जगह नहीं देता। जब यह संविधान सभा ने अंगीकृत किया था, तो एक दिन पहले 25 नवंबर को ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते बाबा साहब आंबेडकर ने भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने एक डर बताया। उन्होंने कहा कि मुझे यह भी डर है कि कहीं ऐसा समय इस देश पे नहीं आए कि लोकतंत्र के मुखौटे में एक तानाशाह जन्म ले। और यह डर मेरा इसलिए है कि हमारे समाज में व्यक्ति पूजा होती है। जिस समाज में अशिक्षा हो, जिस समाज में शिक्षा का स्तर नीचे हो, जिस समाज में असमानताएं हो, उस समाज में यदि व्यक्ति पूजा होने लगी तो उस व्यक्ति की भी पूजा जिसकी होती है वो उस लायक है कि नहीं है, यह भी एक डाउट लेने वाली बात है। और ऐसे व्यक्ति की जब व्यक्ति पूजा होने लगती है तो फिर तानाशाह जन्म लेता है। मैं आज सैल्यूट करता हूं आंबेडकर जी को कि उन्होंने 1949 में क्या होने वाला है ये देख लिया था। शायद इतने दूरदर्शी थे वो। आज संविधान इसलिए बदलना चाहिए क्योंकि इन्होंने एक देश, एक चुनाव और एक पार्टी, एक दल, यही होने जा रहा है। जो सूरत में हुआ, जो इंदौर में हुआ, आज जो खजुराहो में हुआ, ये इसका ट्रेलर है। प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि अभी तक 10 साल में जो किया मैंने वो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। तो यदि ये ट्रेलर है तो ये फिल्म कितनी घिनौनी होगी ये आपको याद रखना होगा। आज ये देश 75 साल की गाथा गा रहा है। अमृतकाल का समय पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। सरकार जबरन हमको सेलिब्रेट करवा रही है कि अमृतकाल है। विष का घूंट लेते हुए कोई अमृतकाल को सेलिब्रेट नहीं कर सकता। कोई भी समाज में अमृतकाल तब आता है जब समाज में समरसता हो, डर नाम की चीज ना हो। क्या हम मुगलों के राज में जी रहे हैं? क्या हम अंग्रेजों के राज में जी रहे हैं जो डर के जिए? आज हमें डर क्यों लग रहा है? आज बोलने का डर, आज सुनने का डर। मैं जानता हूं आज ऐसे भी कुछ लोग हैं जो रिश्ते में मेरे खून के रिश्तेदार इस कोल्हापुर में हैं। खून का रिश्ता है मेरा उनका। वो आज इसलिए नहीं आए इस सभा में, जानते हुए, क्योंकि वो जहां नौकरी कर रहे हैं वो लोग सत्ता पक्ष के साथ हैं। वो वहां नौकरी करता है। कई मालिक को पता पड़ गया कि मैं मेरे भाई को मिलने आया, जो भाई सत्ता को चैलेंज देता है या सत्ता को ललकारता है, तो कहीं मेरी नौकरी नहीं जाए। ये डर नहीं है तो क्या है? आज मुझे गर्व है कि इस
कोल्हापुर इस नगरी में कम से कम कुछ तो मर्द देखे मैंने कि सरकार के खिलाफ कुछ आवाज उठती है तो उसको कम से कम सुनने के लिए आए हैं। लोग मुझे टाइगर कहते हैं, मैं टाइगर नहीं हूं, टाइगर आप लोग हैं। क्योंकि आज के डेट में बोलने वाले मिल जाएंगे, सुनने वाले मिलते नहीं। हर एक को डर लगता है। और मैं कोई ऐसी बात नहीं बताने जा रहा हूं आपको कि जो बहुत बिरली है, सिर्फ मैं देखता हूं। ये बातें आप महसूस करते हैं। क्या महंगाई आप महसूस नहीं कर रहे? आज तमाम अपना हमारे बहनों को पूछिए, क्या उनकी खाने की थाली सिकुड़ती नहीं जा रही है? क्या आपके बच्चों के एजुकेशन सिकुड़ते नहीं जा रहे हैं? क्या 2014 के बाद हर जगह कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ रहा है? क्या हुआ इस देश को? क्यों महंगाई कंट्रोल में नहीं आती? बेरोजगारी का आलम इतना है कि जैसा लड़का जवान होते जाता है वैसे मां बाप की चिंताएं बढ़ती हैं। लोग कहते हैं कि बेटा जवान हो गया, अब मैं चिंता मुक्त हो गया हूं। हमारे देश में ऐसा समय आ गया है कि बेटा जवान होता है तो मां बाप की चिंताएं बढ़ती है, क्योंकि बेटे को नौकरी नहीं, इस फ्रस्ट्रेशन में वो कुछ कर न ले। बेटे को नौकरी नहीं, इस फ्रस्ट्रेशन में उसको भविष्य नहीं दिखता, इस फ्रस्ट्रेशन में कुछ और किसी संगत में न पड़ जाए। इसलिए बूढ़े माँ बाप लगातार अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। शायद उन्हें उतनी तकलीफ बच्चा छोटा था तब भी नहीं हुई, बच्चा जवान होने पे हो रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या हम इसके लिए पाकिस्तान और चाइना को जिम्मेदार मानेंगे? हम कांग्रेस का रोना कितने दिन तक रोएंगे? कब तक रोएंगे? 2014 से लेकर 2024 तक 10 साल तो दे दिए हैं आपको। इस 10 साल में आपने क्या किया? ये 10 साल की उपलब्धियां आप गिनाइए। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी से लेकर तमाम नेताओं के पास, जो सत्ता में 10 साल से सत्ता भोग रहे, मक्खन खा रहे हैं, उनके पास भी उपलब्धि बताने की जगह नहीं है। जब आपके तरकश में तो तीर नहीं, जब आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं, तो फिर आप दूसरे का देखते हो। आपको आपका मैनिफेस्टो क्या है, घोषणा पत्र क्या है, यह बताने की हिम्मत नहीं होती। क्योंकि 2014 में जो लब्बाजी आपने की, जो झूठ का पुलिंदा आपने लोगों के सामने थमाया, 2019 में उससे बड़े सपने वाला पुलिंदा समाया। अब 2024 में उससे भी बड़े सपना लेके आए हो। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि 2014 का क्या हुआ भाई साहब, 2019 का क्या हुआ भाई साहब? पहले उसकी बात करें। तो फिर आपने अपना घोषणा पत्र छोड़ के दूसरे के घोषणा पत्र पे बात करें। और यदि दूसरे का घोषणा पत्र भी बात करनी हो तो उस घोषणा पत्र को पढ़िए आप। उस घोषणा पत्र में जो कमियां हैं उजागर कीजिए। लेकिन ये तो मत बताइए जो उस घोषणा पत्र में है ही नहीं। ये तो मत बताइए कि हिंदू के घर के महिलाओं का मंगलसूत्र खींच के मुसलमानों के घर दिया जाएगा। ये तो मत बताइए कि आपके पास 4 फ्लैट है तो उसमें से 3 फ्लैट खींच के आपको किसी अल्पसंख्यक को दिए जाएंगे। ये तो मत बताइए कि आपके घर में जमीन हो तो जमीन का बंटवारा अल्पसंख्यकों में किया जाएगा। ये कहां लिखा है? और हमारे प्रधानमंत्री इस बात को भूल जाते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री पद की गरिमा है। हमने कई प्रधानमंत्री देखे। 30 साल के मेरे दिल्ली के वास्तव्य में मैंने कई प्रधानमंत्रियों को नजदीक से भी देखा, उनका प्रचार भी देखा। लेकिन हर प्रधानमंत्री एक राजनीतिक दल का नेता होता है, लेकिन उसके पहले भी वो प्रधानमंत्री होता है। वो हमेशा उस गरिमा को ध्यान रखता है। यदि छिछोरापन प्रधानमंत्री ले आए तो फिर उस पद की गरिमा नीचे हो जाती है। आज मुझे शर्म आती है क्योंकि वो भी मेरे प्रधानमंत्री है। अलग विचारधारा के पार्टी के होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री है, शपथ ली है उन्होंने। यदि मैं किसी को कहूं विदेश जाके नरेंद्र मोदी क्या है, तो मैं बोलता हूं ही इज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज माय प्राइम मिनिस्टर। जब मैं कहता हूं कि ही इज माय प्राइम मिनिस्टर तो मेरा भी जुड़ाव है उनमें। जब तक चुनाव लड़ते हो तब आप किसी राजनीतिक दल के होते हो। जब आप सरकार में बैठते हो और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हो तो पूरे राष्ट्र के प्रधानमंत्री होते हो। आपको कम से कम अपनी नहीं शर्म आती है, कम से कम उन 143 करोड़ लोगों की तो शर्म कर लीजिए जिस हिसाब से आप झूठ बोलते हैं, जिस हिसाब से आप दंगे भड़काने का काम करते हैं। आज एक FIR दर्ज हुई आसाम में, क्योंकि हमारे गृह मंत्री का कोई एक फेक वीडियो चला। वो वीडियो ये कहता है कि यदि मैं सत्ता में आ गया तो मैं रिजर्वेशन खत्म कर दूंगा। मैं जानता हूं कि अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा ऐसा, लेकिन ये वीडियो फेक है। फेक चला वीडियो। अमित शाह जी का ये वीडियो फेक है, गृह मंत्री का वीडियो फेक है। बीजेपी ने कंप्लेंट कर दी, होम मिनिस्ट्री ने कंप्लेंट कर दी, पूरा देश का पुलिस डिपार्टमेंट सर पे बल खड़ा हो गया। आनंद फानन में कंप्लेंट्स कर दी। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी वो वीडियो शेयर किया किसी के साथ।
उन्हें भी नोटिस मिला कि आप आइए, तमाम टेलीफोन, मेरे मोबाइल, आप जो भी लैपटॉप जो यूज करते सब लेके आइए। पुलिस ने उनको समन इशू किया, एफआईआर की उनके खिलाफ, बाकी कांग्रेसियों के खिलाफ एफआईआर की। ऐसा ही होना चाहिए, मेरी अपेक्षा ऐसा ही है इस देश से। मैं आज दिल्ली पुलिस को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने फेक वीडियो पे इतना तुरंत एक्शन लिया। लेकिन फिर राहुल गांधी का एक वीडियो था, इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकालेगा, वो वीडियो पे एक्शन क्यों नहीं लिया? उसके पहले प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में कि कांग्रेस के नेता को यह भी पता नहीं है, वो कहता है कि नॉर्थ ईस्ट का एप्पल लंदन के बाजार में क्यों नहीं बिकता। अरे मूर्ख, नॉर्थ ईस्ट में एप्पल नहीं होता, ये भी पता नहीं होता। राहुल गांधी ने कभी एप्पल नहीं कहा था, पाइन एप्पल कहा था। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पास ऐसा अनपढ़ प्रधानमंत्री है जिसको पाइन एप्पल और एप्पल का फर्क नहीं समझ में आता। उसके बाद जब 228 करोड़ रुपए कैश मिला एक जैन नाम के व्यापारी के पास, इत्र के, वो रेड जैन पे मारनी थी, वो जैन समाजवादी पार्टी का नेता था, 2 बंगले पहले रेड मार गए वो, और ये पैसा मिल गया। ये जानते हुए कि ये समाजवादी पार्टी का नेता नहीं है, प्रधानमंत्री पूरे चुनाव में बोलते गए कि देखिए ये समाजवादी पार्टी का पैसा पकड़ा है, कैसे नोट के थप्पियां दिखे आपको। तब आपने झूठ नहीं बोला, तब एफआईआर दर्ज नहीं हुई, तब कहां गई थी दिल्ली पुलिस? हाल ही में गृह मंत्री ने कहा एक चैनल के इंटरव्यू में कि 20,000 करोड़ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आए थे, 6,000 करोड़ हमको मिले, 14,000 किसको मिले, जरा उसको सोचिए, उनको ढूंढिए। 20,000 करोड़ का कभी आंकड़ा ही नहीं था, आंकड़ा 12,000 करोड़ का था, उसमें से 6,000 करोड़ इनको मिले थे, 57% बीजेपी का अकेले को मिले। क्या इस झूठ के खिलाफ आप वो तमाम धाराएं जो लगी है आज एफआईआर में, वो धाराएं भी उसमें लग सकती हैं? क्या आप 20,000 में से 14,000 करोड़ विपक्ष को बोल के आप क्या चुनाव के निर्णय को बाधित नहीं कर रहे हैं? क्या ये आरोप नहीं लग सकते? और उससे भी घिनौना दिल्ली पुलिस का एक चेहरा, वो भी बता दूं मैं आज। हमारे देश की खिलाड़ियां, ओलंपिक मेडल लाने वाली हमारी बेटियां, जब उनकी इज्जत लूटता है एक बीजेपी का गुंडा जो सांसद है, उसके खिलाफ जब कंप्लेंट करती है पुलिस में, तो कंप्लेंट तक नहीं ली जाती। उन देश के होनहार बेटियों को सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे पे जाना पड़ता है एफआईआर लिखवाने के लिए। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर एफआईआर लिखी जाती है, और वो गुंडा आज भी शान से घूम रहा है बाहर, और वो चुनाव भी लड़ेगा तो आश्चर्य नहीं होगा। तब दिल्ली पुलिस कहां गई थी? तब दिल्ली पुलिस की एक्शन कहां गई थी? क्या झूठ बोलने का लाइसेंस सत्ता में आने के बाद सिर्फ अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी को मिला है क्या? यदि आप ही को लाइसेंस मिला है तो फिर इस झूठ का जवाब जनता देगी। संविधान का खतरा, जो बार बार मैं बोलता हूं, ये जो लोग वक्तव्य दे रहे हैं, मैं यहां तक सीमित नहीं आता। हमारे यहां 13 मेंबर के एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक निर्णय दिया था कि संविधान में जितना चाहे संशोधन कर लो, संविधान के ढांचे को आप हाथ नहीं लगा सकते। और वही तकलीफ देह डिसीजन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए दिखती है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली सरकार है, चुनी हुई सरकार है, हर 5 साल बाद इस सरकार को जाके जनता के बीच में अपना लेखा जोखा देना होता है। तो इस सरकार को इतना तो अधिकार होना चाहिए कि जिन अधिकारियों के द्वारा सरकार राज करती है उसका ट्रांसफर पोस्टिंग तो सरकार करे। यह अधिकार क्या दे दिया केजरीवाल सरकार को? नरेंद्र मोदी की सरकार एक नया कानून बना के लाई, एनसीआर एक्ट, और उस कानून में सारी शक्तियां इलेक्टेड गवर्नमेंट के ले ली और एलजी को दे दी, लेफ्टिनेंट गवर्नर को। क्या यह सर्वोच्च न्यायालय का आदर है? सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की परिभाषा करते हुए यदि कोई निर्णय दिया तो उस निर्णय के खिलाफ आप कानून लाकर क्या बताना चाहते हैं? आप यही बताना चाहते हैं कि जिस संविधान के कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है, उस संविधान को ही हम नहीं मानते, इसलिए डर है कि संविधान बदलेगा। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के फिर संविधान पीठ ने एक निर्णय दिया कि इस देश में चुनाव जो है, लोकतंत्र हमारे संविधान की आत्मा है,
और चुनाव कैसे हो, निष्पक्ष हो, ये देखने के लिए जो आयोग है, चुनाव आयोग, इस आयोग में निष्पक्षता होनी चाहिए। इसके लिए आयोग में जो नियुक्तियां होगी उसमें प्रधानमंत्री रहेंगे कमेटी में, विपक्ष के बड़े नेता रहेंगे और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, ताकि पक्ष, विपक्ष और एक न्यायाधीश, तीनों के चलते नियुक्तियां होगी, ताकि ऐसे लोग वहां बैठे जो लोग वाकई निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे। तभी तो लोकतंत्र रहेगा, नहीं तो एक ही पार्टी के लोग लगातार चुनाव जीतते जाएंगे। लेकिन जैसा ये निर्णय आया सर्वोच्च न्यायालय का, अगले लोकसभा अधिवेशन में फिर एक कानून लाया और उस कानून के तहत प्रधानमंत्री, उनका एक कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन तय करेगा, मतलब दो एक तरफ और एक एक तरफ। उसके बाद जो नियुक्तियां हुई है चुनाव आयोग में, विपक्ष के नेता लगातार चिल्लाते रहे कि अरे भाई ये कौन है, ये आदमी गलत है, इस आदमी को नहीं रखना चाहिए, लेकिन दो ने बोल दिया रखना चाहिए तो रख दिए गए। तो क्या चुनाव आयोग हमारे सरकार के दरबार की नृत्यांगना हो गए हैं? क्या चुनाव आयोग पामेरियन कुत्ता हो गया है जो अपने मालिक के दिए हुए बिस्कुट के पीछे पूंछ हिलाते हुए उसकी सेवा करेगा? यदि चुनाव आयोग ऐसा है तो निष्पक्ष चुनाव कैसे? और निष्पक्ष चुनाव नहीं है तो फिर लोकतंत्र कहां? और जब लोकतंत्र ही नहीं है तो फिर संविधान कहां? इसीलिए हर उस संवैधानिक जो क्षेत्र है, जो जहां ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वहां असंवैधानिक लोगों को बिठाया गया है। इसीलिए यदि मायावती का भतीजा कुछ कहता है तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग एफआईआर दर्ज करवाती है। और जब प्रधानमंत्री ने यह कहा कि मुसलमानों को हिंदुओं का मंगलसूत्र खींच के दिया जा रहा है, तो उसके बाद उन्होंने नोटिस दिया अध्यक्ष को। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी ये नोटिस दिया, उनका जवाब आएगा, उस जवाब को हम आराम से देखेंगे और तय करेंगे कि गलत बोला या सही बोला। एफआईआर उसी दिन क्यों नहीं दर्ज होती? क्योंकि कौन पामेरियन कुत्ता अपने मालिक को काटेगा? वो तो पूछ हिलाएगा। तो क्या अपेक्षा है इस चुनाव से? इसीलिए जनजागरण की जरूरत है। सवाल भाजपा का नहीं है। मैं ये कहता हूं कि एक पत्रकार होने के नाते पत्रकार के साथ एक दुर्भाग्य होता है। अच्छा पत्रकार, ईमानदार पत्रकार हमेशा विपक्ष का साथी होता है, क्योंकि सवाल पत्रकार सरकार को पूछेगा। चाइना क्यों आया, मैं जाके किसी सीताराम येचुरी को तो नहीं पूछूंगा कि भाई साहब आप बताइए चाइना को कैसा आने दिया आपने। वो बोलेगा मैं सरकार में थोड़ी हूं, जो है उसको पूछो ना यार। गजब बात कर, मैं भी यही सवाल सरकार को पूछ रहा हूं और मूर्ख आदमी तू भी मुझे ही पूछ रहा है। तो सवाल तो सरकार को पूछने होंगे। जब आप सत्ता में आते हो तो एक घोषणा पत्र लेके आते हो और वो घोषणा पत्र के हिसाब से आप सरकार चलाते हो कि नहीं चलाते हो, ये सवाल कोई तो पूछेगा। और यदि मीडिया ये सवाल पूछता है तो वो दोषद्रोही कहां से हो गया? जब कांग्रेस की सरकार थे तब लोग हमको कहते थे कि ये कांग्रेसी नेता कहते थे ये नागपुर का है सारा संघी है ये, क्योंकि हम उनको सवाल पूछते थे। और तब बीजेपी के नेता कहते थे कि वरिष्ठ इतने ईमानदार पत्रकार है अशोक वानखेड़े, बताओ इनको क्या कहते हैं वो लोग। आज मैं कांग्रेसी हो गया हूं और मुझे ईमानदार कहने वाले भ्रष्ट कहने लगे हैं, और वो कांग्रेसी मुझे जो संघी कहते थे आज मुझे अपना सगा समझने लगे हैं। ये मैं तो उसी रोल में हूं, लेकिन ये लगातार चीजें बदलती इसलिए है कि लोग सत्ता में बदलते हैं। जो सत्ता में आता है उसके साथ बहुत सारी चीज उसको करनी होती है और हम बार बार उसी को सवाल पूछते हैं। तो अब इस सरकार को यदि सवाल पूछा तो इतना नागावार क्यों गुजरता है? मैं कोई भाषण में कोई किसी को दंगा करने के लिए तो नहीं उचका रहा था। मैं सिर्फ संविधान बचाओ और अपना मतदान करो, संविधान कैसा खतरे में ये बताने का प्रयास कर रहा हूं, लोकतंत्र कैसा खतरे में बताने का प्रयास कर रहा हूं। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ब्लैंकेट ऑर्डर निकाला है कि अशोक वानखेड़े का कोई भी भाषण चुनाव तक अब उत्तर प्रदेश की भूमि पे नहीं होगा। इलाहाबाद से लेकर तमाम जगह पे मेरे भाषण समाप्त हो गए। उन्होंने कहा कि भाई साहब अब कैसा करें? मैंने बोला कुछ नहीं, जिस दिन भाषण है उस दिन मैंने बोला डिजिटल भाषण दूंगा, बोलूंगा सबको, तो लोगों तक तो बात
दो लोगों के बीच में टालियां उसमें खुशी नहीं है। बात आपके दिल में उतरनी चाहिए। आज संविधान खतरे में है, देश खतरे में, और देश इसलिए खतरे में है कि किसी भी देश की उन्नति उसके आर्थिक नीतियों से मानी। आज मैं जब बोलता हूं, आज याद रखिएगा मेरे शब्द, किसी भी दिन हम लंका होने जा रहे हैं। सुबह उठेंगे, हाँ, पेट्रोल के लाइनें लगेगी पेट्रोल पंप पे, और देखते देखते आग भड़क जाएगी और पता पड़ेगा कि हमारे पास पैसे ही नहीं है। 2014 तक देश के ऊपर मात्र 54 लाख करोड़, ये देश 205 लाख करोड़ के नीचे 200 लाख करोड़। पिछले बजट में मेरे सरकार ने, मतलब हमारी सरकार ने जितनी कमाई की, जितना इनकमिंग है, जितना रिसिप्ट है, जितने पैसे हैं, उससे 52% हम सिर्फ ब्याज अदायगी में दे रहे हैं। बचे हुए 48% में हम देश चला रहे हैं 1 साल के लिए। आप स्वयं सब अपना घर चलाते हैं। आप इमेजिन करिए, आपके तनख्वाह का 52% यदि आप ब्याज में दोगे, चलाओगे। पैसा लिया गया है। और जो 2027-28 का जो बजट आएगा, कैलकुलेशन से इसके मनगढ़ंत कहानी नहीं है। जब 27-28 का बजट आएगा तो हमारी जितनी रिसीट होगी वो टोटल 100% ब्याज और इंस्टॉलमेंट में जाएगी, और ये देश 2027-28 का बजट 100% डेफिसिट होगा। और जब तो उसको कहा जाएगा कि अभी श्री कृष्ण का मंदिर भी तो बनाना है, अभी ये भी तो मंदिर बनना है। मध्य प्रदेश सरकार जब शिवराज सिंह आदरणीय जा रहे थे, उन्होंने 25 कॉरिडोर घोषित किए थे। जहां हनुमान की मंदिर है वहां हनुमान कॉरिडोर, या ये फला कॉरिडोर, फला कॉरिडोर, महाकाल कॉरिडोर। और मध्य प्रदेश सरकार हर महीने 2000 करोड़ रुपए लोन लेती है। जब नया मुख्यमंत्री नहीं बना, पुराना मुख्यमंत्री एक्टिंग पोजीशन पे था, मतलब केयर, हमें कौन देने वाली या इंसानों पे ध्यान देने वाली? अरे इंसान ही जिंदा नहीं रहेगा तो मंदिर में जाएगा कौन? ये मंदिर किसके लिए है? भगवान के लिए। क्या आपको लगता है भगवान इतने कमजोर है कि उनको हमको मंदिर बना के देना पड़ रहा है? राम लला अयोध्या आए हैं। अरे राम लला अयोध्या में ही थे, पहले से थे। जो राम को लाया है उसी को हम लाएंगे। कौन राम को लाया? किसकी औकात है? वो स्वयं आए। ये मूर्ख यदि ये समझने लगे कि हमने राम को लाया है तो इससे ज्यादा हिंदुत्व का अपमान नहीं है, इतना ज्यादा राम का अपमान नहीं है। और राम अयोध्या में होंगे भी तो मेरा दावा है जब जब ये नेता अयोध्या जाते हैं, राम कुछ दिनों के लिए इधर उधर जाते होंगे। झेल है, राम भी इनको झेल नहीं पाएगा, क्योंकि राम तो एक वचनी थे, ये तो बहुवचनी है। और इस जो आपसे वो का कब हो जाए पता नहीं, उसका सम्मान करते कि हमारे हैं तो बोलते मैं एकनाथ शिंदे के साथ चला गया हूं, और एकनाथ शिंदे बोलते मुझे पता ही नहीं मेरे यहां आए हैं। मैं एक विधानसभा गया एक बार, तो वहां पे एक मंत्री, क्या नाम बताए, उन्होंने मुझे बोला नहीं आप 2 मिनट के लिए तो चैम्बर में आइए। गए तो बोले कुछ हमारे एमएलए बड़े आपके फैन है यार, मिलना चाहते हैं। तो सबको बता रहे थे ये इस पार्टी में एमएलए नहीं, किसी का मत बताओ। कौन याद रखेगा? मैं जाके होटल में जाऊंगा तब तक फ्लैश आएगा, इसमें से 3 उधर से इधर हो गए होंगे, उधर से उधर हो गए होंगे। बड़ी बात है मेरे लिए, किस पार्टी से हो ये मत बताओ, क्योंकि किधर से कौन कहां जाता है, कैसी विचारधारा बदलती है। और इन बिकने वाले बिकाऊ माल को यदि हम भेजते हैं तो हमारे से ज्यादा नालायक और मूर्ख कोई नहीं है। ये हमें देखना होगा। बार बार मैं कहता हूं, हर राजनीतिक दल में अच्छे लोग होते हैं, हर राजनीतिक दल में बुरे होते हैं। अरे एक मर्द को भेजो अपना नुमाइंदा बना के,
कि जो पार्लियामेंट में उसकी सरकार भी हो तो आवाज उठाए, अपने सरकार के खिलाफ भी बोलने की आवाज उठाए कि मैं कोल्हापुर का सांसद हूं। होगी डबल इंजन की सरकार, लेकिन मेरी समस्याओं का अभी तक निदान क्यों नहीं हुआ? आज मैं पूछता हूं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को, आज मैं पूछता हूं अर्बन डेवलपमेंट को, आज मैं पूछता हूं रूरल डेवलपमेंट को, आज मैं पूछता हूं एग्रीकल्चर मिनिस्टर को। नहीं, वो सवाल नहीं पूछा। हमारी सरकार है ना, वो बाद में डांटते हमको। ऐसे नामर्दों को भेजोगे तो माफ करना, अपने आप को मर्द बोलने का अधिकार हमको भी नहीं है। क्योंकि जो नुमाइंदा आप भेजते हो यदि वो नपुंसक है तो फिर उसके साथ ही भी सब वही होते हैं। बड़े कड़े शब्दों में बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने इसी लोकसभा में, मेरे 30 साल के दिल्ली के वास्तव्य में, मैंने दहाड़ते हुए लोगों को देखा, अपने ही पार्टी के घेरते हुए लोगों को घेरते हुए देखा और मंत्रियों को फड़फड़ाते हुए देखा, क्योंकि उन्हीं का सांसद उसका सवाल पूछता है। लेकिन 2014 के बाद तो कव्वालों की टोली बैठ गई है पार्लियामेंट में। 2 गाते और बाकी सब तालियां बजाते हैं। आज यहां हम भी देखेंगे, आज यहां हम भी देखेंगे। हमारा कैबिनेट कव्वालों का टोला हो गया है। वो भी वहीं 2 गाते हैं और बाकी सब, वो सुर में गाए, बेसुरे में गाए, वो हिंदी में गाए, उर्दू में गाए, बस हाजी हम भी देखेंगे, बस पीछे ताली बजाना है। ये ताली बजाने वालों से निकलना जरूरी है। इसीलिए जब आप बटन दबाते हो 30 सेकंड का टाइम लेके, तो एक ऐसा समय है आपके पास, उस समय एक अच्छे इंसान को, जो विचारधारा नहीं बदलता हो, जो खोके लेके बोके जैसा मक्खन खाने के लिए इधर उधर मुंह नहीं मारता हो, जिसको अपना कोल्हापुर छोड़ के कहीं गुवाहाटी और उधर उधर के पेड़ पौधे देखने की इच्छा नहीं होती हो, ऐसे लोगों को चुनाव जितवाइए। ऐसे लोगों को चुनाव जितवाइए जो आपको समझ सकता है, आपके वेदनाओं को शब्द दे सकता है। ऐसे मत करो कि जो आपको वेदना देगा, आज आपके पैरों में पड़ता है, बाद में आप उसके चरण ढूंढते हुए जाते हो। ये कौन सा, क्या है ये? सांसद क्या होता है? एक खासदार या आमदार क्या होते हैं ये? इनकी औकात क्या है? इनकी औकात आप लोग हो। आप हो तो वो है, आप नहीं हो तो ये डिपॉजिट भी अपना 25,000 रुपये दिया हुआ मांग नहीं सकते वापस, वो भी खोना पड़ेगा इनको। इतनी ताकत आप में है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हम अपनी ताकत नहीं पहुंचते। जब जाते हैं तो नहीं वो मेरे जाति का है, नाही तो आपला है तो दुसऱ्याचा आहे, कोणी आपला दुसरा नसतो। माणूस ओळखायला पाहिजे। किसी इंसान को भेजो जिसमें इंसानियत हो, ऐसी इंसान को भेजो जो आपको जानता हो। प्रधानमंत्री जी कहते थे, मुझे भी विश्वास था कि ये आदमी आया, चलो ठीक है, विचारधारा अलग है, कट्टरता है, सब कुछ है, लेकिन प्रामाणिक है, दाग नहीं है। भ्रष्टाचार की तो लड़ाई लड़ेगा, कांग्रेस या विपक्ष का भ्रष्टाचारियों को निपटाता है, बहुत बढ़िया। इस बार तुम सारे विपक्ष को निपटाओ, विपक्ष सत्ता में आने के बाद तुमको निपटाएगा, देश साफ होगा। जो लोग जेल में जा रहे थे, मुझे उनके बारे में कोई प्रेम नहीं था, इतना खाया कि अजीर्ण हो गया। भाई खाने का भी एक तसलीका होता है। आप इतना खाते हो कि 3 दिन तक बास आती है मुंह से कि क्या खाया आपने। तो जो इतना खाएगा, अजीर्ण होगा, वो तो जेल जाएगा, उसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन ये कौन सा भ्रष्टाचार की लड़ाई है कि पहले हसन मुश्रीफ के यहां ईडी भेजो, उसका भ्रष्टाचार बाहर निकालो। उनके खिलाफ वाले सब कहते कि बहुत दिनों से खा रहा था, हमको मालूम है, बहुत भ्रष्टाचारी है। उनके साथ वाले कहते कि साहब ने अकेले ने थोड़ी खाया, कईयों ने खाया था, हमारे साहब को क्यों? चलो एक तो भ्रष्टाचारी कम हुआ, लेकिन तुरंत तो खड़े हो जाते हैं, गले में एक टक करके माला पहनती, वो गमछा डाला जाता है भाजपा का, फिर वो देश प्रेमी हो जाते हैं। वो भ्रष्टाचार से उनका कोई ताल्लुकात नहीं है। 3 दिन पहले 17,000 करोड़ का घोटाला, कोऑपरेटिव घोटाला, और ये तमाम चीज उजागर करने के 3 दिन बाद अजित पवार उप मुख्यमंत्री बनते हैं। सर पे हाथ लगाना पड़ता है। कौन सी भ्रष्टाचार की लड़ाई है? आपकी भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं है। आप भ्रष्टाचार की लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि आपको भ्रष्टों को चिन्हित करना है, आपको भ्रष्टों को अलग अलग निकालना है। और जब सारे भ्रष्ट इकट्ठा हो गए कि उन्होंने अपने पार्टी में लाके एक भ्रष्ट नेताओं का प्रकोष्ठ खड़ा कर दिया है, और वो लोग सत्ता में हैं। मुझे बीजेपी वालों पे दया आती है, जो बेचारे दरिया उठाते हैं।
तब भी दरिया उठा रहे थे जब उनकी सरकार नहीं थी और संघर्ष कर रहे थे। आज उनकी सरकार है तो भी दरिया उठा रहे हैं। तब जिनको गाली दे रहे थे आज उनके सम्मान में खड़ा होना पड़ रहा है। मुझे इस पूरे महाराष्ट्र में सबसे दया का पात्र कोई है तो किरीट सोमैया है। बेचारा क्या क्या बात नहीं करता था, क्या क्या डॉक्यूमेंट नहीं लाता था। अशोक वानखले बता रहा हूं तुमको मैं, ये दलदा जेल जाएगा, नारायण राणे जेल जाएगा। मैंने भी बोला दादा बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप। अब जब मिले तो मैंने पूछा, मैंने क्या दादा क्या हो रहा है, मैं क्या करूं? मेरे को बोला मैंने किया, बाद में ऊपर मानवली करते यार। मैं तो कुछ, और तुम यार टीवी पे बार बार मत बोलो यार किरीट सोमैया किरीट सोमैया। क्या करें? अजीत पवार का स्वागत किया अमित शाह जी ने और बोला कि दादा आप पहले क्यों नहीं आए। तो अब उस भाषण का विश्लेषण, मैं दिल्ली में बैठा था तो कई लोग मुझे, सब अखबार वाले सब पूछते कि भाई महाराष्ट्र का अशोक वानखड़े पूछे, बोले व्हाट एग्जैक्टली ही मीन टू से मिस्टर वानखड़े, क्या कहना क्या चाहते होंगे अमित शाह जी। मी पण डोकं खाजवलं। कल तक गाली दे रहे थे, जेल 1400 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त हो गई, भाई बहन सब एक लाइन पे लगा दिए थे। फिर मैंने बोला नहीं, उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि गुजरात में मधेपुरा बैंक का घोटाला हुआ। वो घोटाला था 1600 करोड़ रुपए का। उस बैंक के डायरेक्टर थे अमित शाह। अमित शाह को ये इंफीरियर कॉम्प्लेक्स हो गया कि मैं 1600, ये 70,000। तो वो बोलने गए कि दादा पहले क्यों नहीं आए यार, नोटबंदी के पहले आते तो मैं भी 1 लाख तक कर देता, 70 तुम्हारे बाकी 16 मेरे। मैंने बोला फैकल्टी ढूंढते हैं, 65 साल तक जिन्होंने भ्रष्टाचार किया वो फैकल्टी यदि हमको सिखाने आए तो हम उससे भी बड़ा भ्रष्टाचार करेंगे। ये जोक लगता है सुनने के लिए, लेकिन ये वस्तुस्थिति है अपने जीवन की। आज हम हंस के टाल देते हैं, लेकिन ये चीजें हमारे सर पे है। आज जब इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात हुई, मैं खासकर इलेक्ट्रल बॉन्ड की हमेशा बात करता हूं क्योंकि वो ऐसा एक नग्न सत्य है। उस इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे पूरे देश में भ्रष्टाचार का एक माहौल मतलब पूरा भ्रष्टाचार कैसा होता है पूरे देश को समझ लेना चाहिए था। लेकिन तू भी चुप और मैं भी चुप, सब चुप हो गए। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कोई नहीं बोलता। एक आध बार राहुल गांधी बोलते और वो भी चुप हो जाते। इसका कारण एक कहानी बताता हूं मैं आपको। मेरे मित्र थे अभिलाष खांडेकर, स्पोर्ट्स एडिटर थे और इंदौर में, और महाराजा सिंधिया से बड़े अच्छे संबंध थे उनके, क्योंकि वो स्पोर्ट्स में थे तो महाराज भी स्पोर्ट्स में थे तो संबंध थे। तो अभिलाष की शादी हुई, महाराज आ नहीं पाए, कोई पार्लियामेंट में व्हीप जारी हो गया था। तो महाराज ने फोन करके बोला कि अभिलाष आई एम वेरी सॉरी बट वेरी नेक्स्ट डे आई विल कम। तो दूसरे दिन ही शादी के महाराज अभिलाष के घर आए। तो अभिलाष ने हम 2-4 दोस्तों को फ़ोन किया, यार महाराज आ रहे हैं, मैं अकेला रहूँगा, अच्छा नहीं लगेगा, तुम भी आ जाना। तो मैं फ्री प्रेस के और 2-3 थे, हम गए। तो सिंधिया महाराज आ गए और उन्होंने कहानी सुनाई। बोले कल एक हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर का, सीनियर रिपोर्टर का फ़ोन आया कि साहब एक हाई सोसाइटी गर्ल का रैकेट पकड़ा गया और उसमें कई बड़े बड़े नेता और अधिकारी ब्यूरोक्रेट्स हैं। हंगामा मचेगा देश में, मतलब सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं, कुछ कैबिनेट मिनिस्टर है। बोला मैं भी खबर सुन के रात भर कि यार क्या कौन कौन हो सकता है। सुबह उठा, मैं अखबार 3-3 बार देख रहा हूं, एक लाइन नहीं आई उसमें। फिर मैंने पूछा, बोले उसको क्या यार गप मारता है। उसने बोला, बोले नहीं, वो पूरी लिस्ट में 2 संपादक भी थे। तो फिर सभी अखबारों ने तय कर लिया कि संपादक है तो कोई नहीं बोलेगा। ऐसा ही इलेक्ट्रल बॉन्ड का हो गया। इलेक्ट्रल बॉन्ड ये भ्रष्टाचार नहीं साथियों, ये राजनीतिक व्याभिचार है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब
2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो 14, 15, 16 में इन्होंने तय कर लिया कि भ्रष्टाचार करना है, बड़े पैमाने पे वसूली भी करना है, एक्सटॉर्शन भी करना है, कमीशन भी खाना है, सब कुछ करना है, लेकिन एक ऐसा कुछ इसको कानूनी जामा पहनाओ, लीगलाइज करो इसको। फिर स्वर्गीय अरुण जेटली जी के शातिर दिमाग ने पूरा प्लानिंग किया और इलेक्टोरल बॉन्ड का जन्म हुआ। जब इलेक्टोरल बॉन्ड का जन्म हुआ तो ये तमाम चीजें कानूनी जामा पहनाने के लिए कई कानूनों को तोड़ना पड़ा। एक कानून था इस देश में, प्रधानमंत्री बहुत झूठ बोलते हैं जब इंटरव्यू में बोले हिंदी वाले कि पहले इलेक्टोरल के बॉन्ड के पहले कोई सिस्टम ही नहीं था। बहुत बढ़िया सिस्टम था। सिस्टम ये था 20,000 से ज्यादा किसी ने यदि चंदा दिया किसी कंपनी ने तो उस पार्टी को इलेक्शन कमीशन को बताना होगा कि ने मुझे चंदा दिया 20,000, और जिसने दिया उसको अपने बैलेंस शीट में लिखना होगा कि मैंने इस पार्टी को चंदा दिया। सब ट्रांसपेरेंट था, कोई छुपाई हुई बात नहीं थी। उसके बाद विदेशी कंपनियां और सरकारी कंपनियां किसी भी राजनीतिक दल को चंदा नहीं दे सकती थी। वो कानून रद्द किया। एक कानून और था कि जो कंपनी चंदा देना चाहती है उस कंपनी का 3 साल लगातार प्रॉफिट में होना जरूरी है, और 3 साल के प्रॉफिट के 7.5% एवरेज ऑफ 3 years नेट प्रॉफिट 7.50% ही आप चंदा दे सकते हो। यह बड़ी अड़चन वाली बात थी। जब आपको 100 करोड़ किसी से लेने हैं और ब्लैक मनी है तो ये तो क्लॉज 7.5% तो आपको, वो भी कानून उन्होंने रद्द कर दिया। तात्कालीन चुनाव आयोग ने, तात्कालीन आरबीआई के बोर्ड ने लगातार गृह मंत्री, ये लॉ मिनिस्ट्री को लिखा कि ये चुनावी बॉन्ड गलत बात है। उनको रद्दी की टोकरी में फेंका गया और 2018 में चुनावी बॉन्ड लॉन्च हुए। आदरणीय जेटली जी का भाषण है। जेटली जी कहते हैं कि गोपनीयता चाहिए चुनावी बॉन्ड में। यदि गोपनीयता नहीं होगी, कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होगी, तो कॉर्पोरेट सेक्टर पैसा कैसा देगा? इसलिए कॉन्फिडेंशियलिटी है इसमें। अब चुनावी बॉन्ड कौन खरीदता है ये सिर्फ बैंक को पता, पार्टी को यह पता कि मेरे पास किसने दिया। जिसने खरीदा जरूरी नहीं दे। मैं खरीदूंगा अशोक वानखड़े, यादव साहब को दूंगा और यादव साहब जाके बीजेपी में देंगे। बीजेपी कहेगी यादव जी ने दिए। अशोक वानखड़े ने यादव जी को दिए, यादव जी के पास पैसा नहीं था, मेरे पास पैसा दिया, मैंने लेके दिया। इतना गड़बड़ झाला था इसमें। जब सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया, 2018 से मामला था, 18 से 24 तक सर्वोच्च न्यायालय में मामला चलता गया और इस सरकार के वकील लगातार बोलते रहे जनता को जानने का अधिकार नहीं। द पब्लिक हैज नो राइट टू नो अबाउट द पॉलिटिकल डोनेशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज। सर्वोच्च न्यायालय ने जब कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन में देना चाहिए, उन्होंने कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन इज सब्जेक्टिव। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम तय करेंगे, आप नहीं तय करेंगे। कानून की परिभाषा हम तय करते, आप नहीं करते। उठाया डंडा, दिया खींच के, बोले लाओ सब डेटा। फिर पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। उनको लगा चुनाव के पहले नहीं आना चाहिए, तो उन्होंने बोला 4 महीने लगेंगे हमको अभी। फिर दूसरा डंडा पड़ा, बोले ले लो भाई साहब, तुरंत आ गया। वो भी अधूरा आ गया। अधूरा आने के बाद फिर डंडा पड़ा तो फिर आया, और जब सामने आया तो इतना घिनौना सत्य आया। भारतीय जनता पार्टी का एक नग्न चेहरा सामने आ गया कि इनसे ज्यादा व्याभिचारी और भ्रष्टाचारी हो ही नहीं सकते। इसलिए मैं इसको राजनीतिक व्याभिचार कहता हूं। आप जिसने जीवन में पॉलिटिकल चंदा नहीं दिया, उसके घर में इनकम टैक्स की रेड होती है। जिसके घर में इनकम टैक्स की रेड होती है वो जाता है अधिकारियों के पास, भाई साहब करे तो कुछ बताओ क्या करना है इसका तोड़ पानी। बोले बॉन्ड खरीदो, जमा करो, रेड बंद। ईडी की नोटिस, जमा करो, बंद। ठेके, बड़ा ठेका दिया किसी को, वो उस लायक नहीं था, तीसरा नंबर है उसका, लेकिन उसको फिर ठेका मिल गया, बाकी 2 को रिजेक्ट किया। बोला अनुग्रह इतना मेरे पे किया, कितना % देना है? बोले इलेक्ट्रॉल बॉन्ड दो। वो पहचान में नहीं आता। हाइट ये हुई, इस देश में 33 कंपनियां ऐसी है
33 कंपनियां, 33, जिनका पिछले 7 साल का घाटा 1 लाख करोड़ है। 1 लाख करोड़, 7 साल का घाटा। उन 33 कंपनियों ने 324 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी को दिए। बताइए, कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि जिनका टर्नओवर 10 करोड़ का, प्रॉफिट 20 लाख का, चंदा दिया 80 करोड़। कहां से दिया? कहां से पैसा आया? ईडी कहां है? क्यों नहीं जाती पूछने कि 10 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी 80 करोड़ चंदा कैसा दे सकती है? फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2018 में एक लिस्ट निकाली, एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, कंपनी की लिस्ट निकली। ये हवाला ट्रेडिंग कंपनी है, ये मनी लॉन्ड्रिंग कंपनी है, जनता इससे दूर रहे। जनता ने बताया क्या, देखो सरकार कितना ऐसा चिन्हित करके बताती है, ये फ्रॉड है, इससे दूर रहे। जनता दूर हो गई, इन्होंने कंपनियों को नजदीक किया। जिनको ये फ्रॉड कर रहे थे उनसे भी चंदा लिया। उसके बाद हमारे यहां ऐसी कंपनियां थी, बड़े बड़े, सन फार्मा, सिप्ला, क्या नाम है, बड़े बड़े, हजारों करोड़ का टर्नओवर। एक साल में 8 बार सैंपल फेल हो गए दवाइयों के। और दवाइयां कौन सी? लाइफ सेविंग ड्रग, हार्ट अटैक आने पे लेता है, कीमोथेरेपी के बाद लेता है, रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन बनाता है। इन कंपनियों के सैंपल फेल हो गए, सब स्टैंडर्ड थे, कई लोग मरे होंगे वो दवाइयां लेके। हम तो डॉक्टर को भगवान कहते, वो लिख के देता है और हम जाते हैं दवाई की दुकान पे, कभी उसको नहीं पूछते। हम चावल लेते समय पूछते, बराबर भाव दिया ना, सही चावल है, गलत तो नहीं बता रहा है। लेकिन दवाई पे हम कभी भाव नहीं करते। दवाई की दुकान पे पूछते नहीं कि असली है कि नकली है। वो देता है, हम कितने विश्वास के साथ उसको लेके खाते हैं, और जब वो सब स्टैंडर्ड है तो वो असर नहीं करते और आदमी मर जाता है। ऐसे कई लोग मरे होंगे। इनके ऊपर तो मर्डर केस चलने चाहिए, इन कंपनियों के ऊपर, लेकिन उन कंपनियों का बाल भी बाका नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने भी चंदा दिया। ये ड्रग चंदा है, खूनी चंदा। लॉटरी कांड तो वो लॉटरी वाले ने जिसको पैसा दिया तो सब कुछ, लॉटरी वाले के बारे में एक शब्द बोलने को तैयार नहीं, कांग्रेस भी, क्योंकि उसने वही काम किया वो ज्योतिरादित्य, वो जो सिंधिया साहब ने जो बताया था कि सब धंधे करो, 2 पत्रकार को भी साथ में रखो तो कहीं छपता नहीं। तो उनने सत्ता पक्ष को भी बहुत दबा के पैसा दिया और विपक्ष को भी थोड़ा थोड़ा देते गया। तो लॉटरी वाला जो सबसे भ्रष्ट है, उसका नाम कोई पॉलिटिकल पार्टी लेती नहीं, कांग्रेस भी नहीं लेती, क्योंकि उसमें कांग्रेस भी नंगी है। सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को, दूसरे नंबर पे टीएमसी को। जो राजनीतिक दल सत्ता में थे उनको ही चंदा मिला इलेक्टोरल बॉन्ड का। केसीआर, इतना छोटा तेलंगाना, क्या पैसा मिला केसीआर को? 600-700 करोड़ रुपए। उधर डीएम के जो सत्ता में नहीं उनको कुछ नहीं मिला, जो सत्ता में है उनको मिला। इसका मतलब ये ठेके के एवज में थे। अतः मूर्ख इतने हैं कि ठेका देने के 3 महीने, ठेका देने के बाद जब भी विंडो खुली तब पैसा दे दिया उनने। अरे 1 महीने का गैप देते, 1 साल का गैप देते तो पकड़े भी नहीं जाते। सबको लग रहा था कि कोई कभी आएगा नहीं बाहर। और इसके बाद एक ऐसा घिनौना सत्य है जिसको मैं इसको व्याभिचार कहता हूं। अरे गीदड़ भी डेड बॉडी का मांस नोचते हुए 2 मिनट सोचता होगा, ये तो वो भी नहीं सोचता। एक सौराष्ट्र, वैसे ही पिछड़ा एरिया है गुजरात का, सौराष्ट्र के कच्छ जिले के एक दलित परिवार ने 10 करोड़ का चंदा दिया। अब वो दलित परिवार 10 करोड़ का चंदा कैसे देगा? जब ये सब लिस्ट बाहर आई तो कोई पत्रकार पहुंचे, जो चीज बाहर आई वो रोंगटे खड़े करने वाली थी। वो दलित परिवार भूमिहीन था, सरकार ने उन्हें जमीन दी थी। जब सरकार ने उन्हें जमीन दी, बहुत पहले से जमीन, मतलब सालों पहले, पुराने जमाने की बात कर रहा हूं। गुजरात में वो रूल है, यदि सरप्लस जमीन कहीं है तो वो लैंडलेस लेबर को देते हैं। और उनको ये बोला गया था कि ये जमीन आप बेचोगे नहीं, जब भी बेचोगे तो इसमें से जो पैसा आएगा बेचने से, उसमें से 40% फिर सरकार को वापस जाएगा, क्योंकि ये सरकार ने दी हुई जमीन है। तो उस दलित के जमीन के आसपास कुछ फैक्ट्री लगना शुरू हुई। तो एक वेल्सपन ग्रुप है,
उसकी फैक्ट्रियां लगना चालू हो गई। उनने कहा कि ये जमीन हमको चाहिए, तो वो कलेक्टर के पास, क्योंकि जमीन का कीमत कलेक्टर तय करते हैं, वहां पे कलेक्टर के पास गए। कलेक्टर ने कमेटी बिठाई और कहा कि ये जमीन की कीमत 72 करोड़ रुपए, सॉरी 76 करोड़ रुपए है, 76 करोड़ रुपीज। आप 76 करोड़ रुपए किसान को दे दीजिए, उसमें से 40% गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को जाएगा, बाकी किसान को जाएगा और जमीन आपकी। वेल्सपन ने हाथ ऊपर कर दिए, बोले बहुत ज्यादा है, और वो चले गए। किसान खेती करने लगा। वो रेट 1 साल के लिए रहता है, 1 साल के बाद लैप्स होता है, फिर जमीन खरीदो तो फिर से कमेटी बैठेगी, और जमीनों के भाव हमेशा बढ़ते हैं, इसलिए 76 करोड़ की 86 करोड़ भी हो सकती थी। जब 1 साल जाने में 15 दिन बचे, एक डिप्टी कलेक्टर की एंट्री हुई इस डील में। डिप्टी कलेक्टर ने उस परिवार को बुला के बोला, अरे तुम मूर्ख हो, जमीन किसकी है? बोले हमारी। बोले तुम्हारी कहां से हो गई? गुजरात सरकार की है। बोले हाँ, उन्होंने दी थी हमको। बोले देखो, अभी जो मिलता है ले लो, नहीं तो उसके बाद क्या होगा, सरकार जमीन वापस ले लेगी अपनी, तुम्हें खदेड़ देगी। हमने दी थी, वापस ले रहे हैं, आपको क्या मिलेगा? बोला ऐसा भी हो सकता है कि? बोले कानून है, तुम मूर्ख हो। तो बोले फिर कितने में करे ये? बोले वो जो कंपनी दे रही ले लो। उस कंपनी के लोगों को बुलाया, 16 करोड़ में सौदा हुआ। 76 करोड़, 16 करोड़, अभी अभी खेल बाकी है। 16 करोड़ उसको मिले। 16 करोड़ मिलने के बाद जो गुजरात गवर्नमेंट का जाना था गया, 30-40% बाकी पैसा इनके पास हो गया। वेल्सपन का, क्योंकि फैक्ट्री नजदीक थी तो उनका बड़ा गेस्ट हाउस था, वहां बीजेपी के 2 नेता, वेल्सपन के डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, ये जो अधिकारी था जो लैंड साउथ इधर से उधर वो रिकॉर्ड करने वाला, वो भी उस गैंग में शामिल था। ये सब लोग वहां बैठते थे गेस्ट हाउस में, दारू पीते थे, पार्टी करते थे, और इस दलित परिवार को साथ में, इसके मुखिया में जो बड़ा भाई था दलितों में सबसे बड़ा, वो और उसके बेटे को बुला लेते थे। अरे अब तुम, वो नीचे बैठे, अरे बोले सोफा सेट पे बैठो, तुम करोड़पति हो गए हो, हमारे बराबर हो गए हो, है ना बैंकों में 16 करोड़ रुपए? बोला हाँ साहब। बोले फिर आराम से हमारे साथ। 2-3 एक सप्ताह में 3 बार पार्टी हुई। उनको भी लगा कि हम करोड़पति हो गए, अब ये डायरेक्टर के साथ बैठने लगे। फिर एक दिन धीरे से कंधे पे हाथ रख के बोलते कि बड़ी कई बार चिंता होती है दोस्त तुम्हारे बारे में। बोले क्या हो गया भाई साहब? बोले जो बैंक में पैसे पड़े हैं ना तुम्हारे, ये सारा इनकम टैक्स का जिस दिन नजर पड़ जाएगा, ये अकाउंट सीज कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। बोले नहीं, ये तो अपने को सरकार कई तरह से हो गया। बोले तुम्हारा, मैं थोड़ी बोल रहा हूं गलत पैसा है, लेकिन इनकम टैक्स क्या करता है, पहले जब्त कर देता है, फिर कोर्ट में लड़ो, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ता है, बड़ा अमाउंट है। बोले 7-8 साल में तुम जीत जाओगे और तुम्हें पैसा मिल जाएगा वापस, लेकिन जब बैंक के अकाउंट बंद हो जाएगा तो फिर वकील कहां से करोगे? तो बोले साहब ये तो बड़ा गजब बात बताई आपने, तो मरने का काम हो गया, तो आप बताओ इसका क्या करना है? बोले भारत सरकार ने एक नई योजना निकाली है, उसमें पैसा लगाओ 1.5 गुना हो जाता है 1 साल में। बोले सर कौन सी है बताओ? बोले इलेक्ट्रल बॉन्ड। उस गरीब दलित बापड़े को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले गए, उसने चेक साइन करके दिए, उससे 11 करोड़ के बॉन्ड खरीदवाए, उसके हाथ में रिसिप्ट मिली, उसे लगा कि ये मेरा वो बॉन्ड का सर्टिफिकेट है जो मुझे इन्वेस्ट किया है। उसने संभाल के अपने घर में रखा कि मैंने 11 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सिक्योर दिए हैं। स्टेट बैंक में डील हुई, कोई इसी बाहर के नहीं, सब लोग थे, सरकारी लोग थे, और इन्होंने वो 11 करोड़ के बॉन्ड लेके बीजेपी में जमा किए। वेल्सपन कंपनी अडानी की है। जब यह बात सामने आई और जब पत्रकार ने बोला कि अरे मूर्ख इंसान, ये चंदा दिया है, 1 पैसा नहीं मिलेगा, तो पुलिस स्टेशन गया कंप्लेंट करने। पत्रकार और सब लोग साथ में देख के पुलिस ने कंप्लेंट तो लिख दी, एफआईआर अभी तक नहीं हुई। बोले इन्वेस्टिगेट करेंगे। कहां से करेंगे भैया? जैसा मैंने बोला, ये पामेरियन कुत्ता वहां पे है, हमारी सरकार पामेरियन कुत्ता बन के अडानी के दरबार में बैठी हुई है, वो अपने मालिक को कहां से काटेगी? और इतनी नैतिकता नहीं है। अभी परसों के दिन प्रधानमंत्री यहां आके बात करके गए, छत्रपति शाहू जी का नाम लिया उन्होंने। अधिकार नहीं है उनको नाम लेने का छत्रपति शाहू महाराज का। अपमानित करते हैं जब जब वो नाम लेते हैं छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शाहू जी का, ज्योतिबा फुले का, अपमानित करते हैं। क्योंकि इन लोगों में हो सकता है समय के अनुसार कुछ गलत काम भी हुए होंगे,
लेकिन ये व्यभिचार नहीं किया उन्होंने कि एक दलित परिवार का, उसके मेहनत का पैसा चंदा के रूप में अपने यहां लुटवा लिया। और ये पता होने के बाद भी 10 करोड़ वापस करने की अभी तक इच्छा नहीं होती बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी में इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं। वो सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं। आपसे मत लेते हैं, आपको सिर्फ कर्जा देते हैं, उत्पीड़न देते हैं, राम का नाम थमा देते हैं, कोई मंदिर थमा देते हैं, किसी की मस्जिद गिनवा देते हैं। आपके प्रश्न उनके प्रश्न नहीं है, क्योंकि उनका प्रश्न सत्ता में लगातार बना रहना है। उनका प्रश्न इस समाज को एक नए चाल में ढालना है। और एक कोल्हापुर, मैं बता रहा हूं आपको, एक कोल्हापुर महाराष्ट्र में एक प्रयोगशाला बन के उभर रहा है। एक ऐसे घिनौने हिंदुत्व की प्रयोगशाला जिसमें सब लोग नफरत करेंगे। इस कोल्हापुर को भगवान के लिए प्रयोगशाला मत बनने दीजिए। ये जो जातीय दंगले और दंगल और ये जो तमाम राइट्स की बात जो कोल्हापुर में दिखाई देती है, ये कोल्हापुर का कैरेक्टर नहीं था। कोल्हापुर किसी और चीज के लिए जाना जाता था। कोल्हापुर माता के लिए जाना जाता था, कोल्हापुर छत्रपति शाहू के लिए जाना जाता था, कोल्हापुर पहलवान के लिए जाना जाता था, कोल्हापुर कोल्हापुरी चप्पल के लिए जाना जाता था, कोल्हापुर सफेद और तांबड़ा रस्से के लिए जाना जाता था, कोल्हापुर की भाषा एकेरी आला करे आलतका गेलतका उसके लिए। अरे कोल्हापुर तो लय भारी था। इस कोल्हापुर को भार मत बनने देना। और एक कोल्हापुर भार बनते जा रहा है। ये आपको कोल्हापुर के लोगों को देखना है कि किसी भी हालत में एक हिंदुत्व की, घिनौने हिंदुत्व की प्रयोगशाला ना बनने देना इस कोल्हापुर को। इस कोल्हापुर को बचाइए, इसकी विरासत को बचाइए। मात्र छत्रपति शिवाजी महाराज और शाहू जी महाराज का नाम लेने से और उनके स्टैच्यू पे फूल अर्पण करने से दायित्व पूरा नहीं होगा। यह दायित्व है ही नहीं, ये हमारा अपराध बोध है जो हम वहां फूल अर्पण करते हैं। वो कहीं होंगे तो भी वो शाप ही देते होंगे, कभी मन में सुखी नहीं होंगे। बोलेंगे मुझे फूल अर्पण करते हो, तुम्हारी औकात भी है? तुमने मेरे कोल्हापुर को क्या बना के छोड़ा है और आज मेरे यहां फूल अर्पण करने आए हो। इसलिए मैं कहता हूं, ये जो मैं बार बार बोलता हूं कि आपको देखना है, आपको उम्मीदवार देखना है, आपको राजनीतिक दल वो देखना है जो कम से कम आपकी वेदनाओं की पूर्ति तो करे, वेदनाओं को जाने तो सही, माने आप परेशानी में हैं, ना करे हल इसका, लेकिन आप परेशानी में हैं ये मानना भी एक दिलासा देता है। लेकिन ये कोई कहे कि इस देश में बेरोजगारी है ही नहीं, वो तो जख्म पे नमक लगाने जैसा है। इस महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो इतनी घिनौनी राजनीति मैंने कभी नहीं देखी थी। महाराष्ट्र और दिल्ली का तख्त एक चोली दामन का साथ है। दिल्ली का तख्त मराठों का नाम सुनने के बाद उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिल्ली के तख्त के सामने महाराष्ट्र ने कभी गर्दन नहीं झुकाई। कहते हैं आजादी के बाद भी जब हिमालय जख्मी हो गया था तो सह्याद्री उसके मदद के लिए गया था। ये वो महाराष्ट्र है। मैं मानता हूं शरद पवार ने पार्टी तोड़ी होगी, लेकिन शरद पवार ने पार्टी तोड़ी इसलिए कि दिल्ली दरबार को आंखें दिखानी थी, दिल्ली दरबार के सामने पूंछ ना हिलानी पड़े, इसलिए शरद पवार ने पार्टी तोड़ी। शरद पवार को 100 गुने माफ। जो दिल्ली दरबार के सामने पूंछ हिलाता हो, दिल्ली दरबार के सामने चरण चाटने जाता हो, उसके कम से कम मेरा महाराष्ट्र तो कभी माफ नहीं करेगा। इन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेने का अधिकार नहीं है। जो छत्रपति शिवाजी महाराज आगरे के किले में साक्षात शहंशाह को ललकारते हुए निकल गए थे बिना जान की परवाह किए। हो सकता था कि वहीं वहां उनका शिरच्छेद होता। क्या उनको मालूम था उनको अरेस्ट करने वाले हैं? एक साथ में अपना बेटा साथ में, बस और कुछ नहीं, पूरी पीढ़ी खत्म हो जाती। लेकिन वो महाराष्ट्र की अस्मिता थी। आज हम उनका नाम लेते हैं, लेकिन क्या हमारी आग बुझ गई है? ऐसे नपुंसक लोगों को पूछ हिलाने वाले नेताओं के सामने आज राष्ट्रवादी का और शिवसेना का उम्मीदवार अमित शाह तय करेंगे। घिन आती है अपने आप को शिवसेना और राष्ट्रवादी कहते हुए। ये लोग शर्म क्यों नहीं आती इनको? अमित शाह तय करेंगे कि छगन भुजबल लड़ेंगे नासिक से। तू कौन? तू कौन? औकात क्या? कहां गुजरात? छत्रपति ने 2 बार सूरत लूटी, उसका बदला अब ले रहे हो?
और ये बदला लेने की तुम्हारी औकात भी नहीं थी। इस महाराष्ट्र में ऐसा नेतृत्व था, ये हमारे कर्म फूट गए, ग्रहण लग गया महाराष्ट्र को कि ये नपुंसक पैदा हो गए और दिल्ली में, मुंबई में सत्ता में बैठे हैं। इतनी इतनी औकात हो गई इनकी कि महाराष्ट्र के उद्योग लेके जाए। महाराष्ट्र के बड़े बड़े ऑफिसेस कल गुजरात जा रहे हैं। क्या आने वाले समय में मुंबई समाप्त हो जाएगी? आर्थिक राजधानी मुंबई का स्टेटस था पूरे विश्व में, क्या वो गुजरात के टॉय सिटीज को चला जाएगा? और ये सब हम जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं। हम चुप क्यों हैं? क्यों हमें आग नहीं लगती? क्यों हम भगत सिंह हमेशा पड़ोस के घर में पैदा करवाते हैं? कभी अपने भी घर में होने दीजिए। हमने और आपने उम्र जी ली है। याद रखिएगा, आने वाली पीढ़ी श्राद्ध के दिन अपने को खाना नहीं खिलाएगी, अपने नाम की थाली नहीं निकालेगी, जूते से फोटो को पीटेगी। ऐसी सरकारें तुमने इस देश को दी है तुम्हारे समय, जिसका खामियाजा आज भी हम भुगत रहे हैं। 2023 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 50 साल के बॉन्ड लिए हैं। 2073 में जो सरकार आएगी उसको ये कर्ज चुकाना होगा। तब वो सर पे हाथ रखेगा कि 50 साल पैसे कैसे कैसे लोग थे जो इतना कर्जा छोड़ के गए। ये मामला आपके भविष्य की पीढ़ी का है। हमने जिंदगी जी ली, इसलिए चुप मत रहिए। भविष्य को कुछ तो देना चाहिए। यदि मैं आज पत्रकारिता के साथ साथ भी ये काम कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं? हनुमान चालीसा करते हैं ना। हनुमान चालीसा क्या है? हनुमान चालीसा के मायने क्या है? हनुमान चालीसा वो पाठ है, वो इसलिए नहीं पढ़ा जाता था कि हनुमान जी को खुश करे। हनुमान चालीसा हनुमान जी को इसलिए उनके सामने गाई जाती है कि हनुमान जी को अपने शक्ति का एहसास हो। हनुमान जी शक्तिशाली थे, लेकिन उनको एक श्राप था कि वो शक्ति भूल जाते थे। तो उस हनुमान को बार बार हनुमान जी को बताने के लिए तू कितना शक्तिशाली है, ये बताने के लिए हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा का एक एक शब्द देखिए तो आपको हनुमान जी की महिमा मंडन करने के लिए कि तू क्या है ये बताने के लिए करते हैं। आज जो मैं बोल रहा हूं ये हनुमान चालीसा गा रहा हूं और मेरा हनुमान मेरे सामने बैठा हुआ है। यदि ये हनुमान इस हनुमान चालीसा भी नहीं जगेगा तो फिर रावण का राज्य आएगा। और उस समय सीता का हरण हो गया था, लोकतंत्र का हरण होगा। इसलिए जन जागरण। मैं मोदी के खिलाफ नहीं हूं, अमित शाह के खिलाफ नहीं हूं, कोई मेरा जाति दुश्मनी किसी से नहीं है, ना भाजपा से है ना कांग्रेस से है। राहुल गांधी को 1 अप्रैल के दिन जब मुलाकात हुई तब भी मैंने उनको कहा कि मैंने कहा कि बीजेपी तकलीफ देती है बात नहीं है, जब आप सरकार में थे तो आपने भी तकलीफ दी हमको, क्योंकि तब सवाल हम भी पूछ रहे थे। पत्रकारिता में आए तो तकलीफ तो होगी। तो जब ओखली में सर दिया तो फिर क्या देखना ऊपर से क्या गिर रहा है। लेकिन जब देश संकट में होगा तो रास्ते पे निकलना होगा। लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। मेरी संसद आवारा ही नहीं हुई, पागल सांड बन चुकी है, समाज को रोंद रही है, लगातार संविधान को रोंद रही है और इस लोकतंत्र को अपने सींग पे लेके दूर दूर तक फेंक के उसके छीतड़े उड़ा रही है। अब भी सड़कें सुनी रहेगी क्या? सड़कें आबाद करनी होगी, सड़कों पे उतरना होगा, एक बार फिर से संघर्ष करना होगा। और वो संघर्ष लोकतंत्र बचाने के लिए है, ना किसी राजनीतिक दल के लिए। लोकतंत्र बचाने के लिए है, संविधान बचाने के लिए है। हमारे यहाँ हमने वो भी सरकारें देखी चरण सिंह की जिन्होंने कभी हाउस फेस ही नहीं किया, लेकिन उन्होंने भी ये घिनौने काम नहीं किए जो वर्तमान में हो रहे हैं। कभी किसी सरकार ने हिंदू मुसलमान करने का प्रयास नहीं किया। क्या 2 साधु महाराष्ट्र में मारे जाते हैं तो महाराष्ट्र की सरकार इतनी घिनौनी हो गई कि उद्धव ठाकरे ने मरवाए सोनिया गांधी को खुश करने के लिए? और उसके बाद 120 साधुओं की हत्या होती है उत्तर प्रदेश में। 120 साधुओं की हत्या, लिस्ट है मेरे पास, मैंने एक प्रोग्राम करके पूरी लिस्ट सुनवाई है। योगी आदित्यनाथ इसके लिए दोषी नहीं है। आप व्यभिचार करो तो भी सदाचार, और दूसरा सदाचार करेंगे तो भी व्यभिचार। ये बदलती हुई परिभाषा है, यह हम सब के लिए बड़ा खतरा है। इसी खतरे को आगाह करने के लिए बार बार आपके बीच में आना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है। तकलीफें सब कुछ होती है। यदि अच्छी जिंदगी जीना चाहूँ तो मैं भी एक बार गले में
पटका बांधो रे बोलूँ कि मोदी से बढ़िया प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ तो मैं भी चॉपर में घूमूंगा, 5 स्टार में रहूंगा, मुझे भी कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन फिर मेरा दायित्व क्या है? यदि जन्म मैंने सिर्फ भोगने के लिए लिए है तो वो तो फिर कुछ भी काम करके करेंगे। पत्रकारिता जैसे पवित्र पेशे में आना नहीं चाहिए, और यदि आया तो उसकी पवित्रता को निभाने के लिए जो करना होगा वो करना पड़ेगा। यदि हमारे लिए उन्होंने अखबार बंद कर दिए, टेलीविजन बंद कर दिए, तो सोशल मीडिया हो गया। किसी ने मुझे कहा कि सोशल मीडिया बंद हो जाएगा तो आप क्या करोगे? मैंने बोला बस स्टेशन पे जाऊंगा, जो बस भरी हुई मिलेगी उस पर चढ़ूंगा, और जैसे लोग बस में सामान बेचते हैं वैसे मैं लोगों को बोलूंगा, ये भाई साहब जरा 2 मिनट खड़े रहना, बहन जी बच्चे को संभालो जरा 2 मिनट। मैं अशोक वानखड़े, कल अपने देश का बजट आया है, ये बजट कितना घिनौना है, आपके लिए कितना घातक है बताना चाहता हूँ। 2 मिनट लगेंगे। बहन जी जरा संभालिए। देखिए भाई साहब सुन लीजिए, उनको 10 मिनट बोल के नीचे आऊंगा, दूसरी बस में चढ़ूंगा। कम्युनिकेशन कोई रोक नहीं सकता, संवादहीनता होने नहीं दूंगा। यह प्रण मैंने लिया है क्योंकि मेरा दायित्व बनता है कि मरने के पहले इस देश को कुछ दे के जाऊं। कुत्ते बिल्ली भी जन्म लेते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप भी उठ के माइक लेके निकल लो, लेकिन जो विचार आपने सुने, यदि आपको लगा कि मैंने सही बोला, यदि आपको लगा कि मैंने ठीक कहा, यदि आपको लगा कि मेरे विचारों में कोई तथ्य है, तो बस एक काम करिए, इस विचारों को जिंदा रखिए। आपके कोई मित्र हो उनसे बोलिए। ये जो ट्रोल एजेंसी है ना, जो आएगा तो मोदी ही, छोड़ दीजिए इनको। ये तो चिल्लाते रहेंगे आएगा तो मोदी ही, वो जितने ताकत से कहते आएगा तो मोदी ही, हम भी कहते जाएगा तो मोदी ही। तो किसी ने मुझे कहा कि मोदी को जाने का तुम्हें क्या प्रॉब्लम है यार, मोदी के आने से क्या प्रॉब्लम और जाने का प्रॉब्लम क्या है? मैंने जाएगा मोदी तो लोकतंत्र आएगा, जाएगा मोदी तो संविधान रहेगा, जाएगा मोदी तो लॉ एंड ऑर्डर रहेगा, जाएगा मोदी तो इस देश का जो ताना बाना है, गंगा जमुना जो समाज में जो है बना हुआ, वो रहेगा। मैं कल मुस्लिम भाइयों के बीच में बोल रहा था। हमारे रायगढ़ जिले में एक गांव है, उस गांव में एक मस्जिद है। उस गांव में दिवाली के दिन दिवाली की नमाज पढ़ी जाती है। मेरे यहां कई मुस्लिम बंधु आए होंगे, कोई बताने को तैयार नहीं कि दिवाली को कोई नमाज होती नहीं। बोले कहीं नहीं होती। बोले वहां होती है। 4-5 घर है मुसलमानों के, एक छोटी मस्जिद है। दिवाली का लक्ष्मी पूजन होने के बाद कोई अपने फटाके नहीं फोड़ता। लक्ष्मी पूजन होने के बाद सब लोग मस्जिद पे आते हैं। जब पूरा गांव मस्जिद पे इकट्ठा होता है तो वो 5 परिवार वहां नमाज पढ़ते हैं, उसको दिवाली की नमाज करते हैं। और उनके नमाज के बाद फिर मिठाइयां बंटनी चालू हो जाती है और फिर फटाके फूटने होता है। यह है मेरा हिंदुस्तान। रामनवमी के दिन जब राम की रथ यात्रा निकलती है तो उसमें राम और लक्ष्मण बनने वाले 2 मुसलमान लड़के होते हैं। यह है मेरा हिंदुस्तान। मेरा हिंदुस्तान इनके कहने से नहीं होगा। मेरा हिंदुत्व इनके बाप का नहीं है। राम इनके बाप का नहीं है, शिव इनके बाप के नहीं है। वो मेरे भी उतने हैं जितने इनके हैं, और मैं मेरे हिसाब से उनको मानूंगा। मैं मेरे शंकराचार्य को मानता हूं, मेरी परंपराओं को मानता हूं। ना आप शंकराचार्य को मानते हो, ना परंपराओं को मानते हो। आप सिर्फ अपने आप को मानते हो। आपको अधूरे मंदिर में रामलला को इसलिए बिठाना था क्योंकि चुनाव में उसको बताना था। लेकिन इस देश की जनता इतनी अब स्मार्ट हो चुकी है कि रामलला भी काम नहीं आ रहे। जैसा कर्नाटक में बजरंगबली ने गदा घुमा के दिया, वैसा राम ने भी इनका राम नाम सत्य करना शुरू कर दिया। और जब बौखलाहट ज्यादा हुई है तो फिर आदमी संयम छोड़ देता है और असंयमी बात करने लगता है। तो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी जो भी भाषण दे रहे हैं चुनाव में, उन्हें माफ कीजिएगा, वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं। दिखती हुई हार को और जाती हुई सत्ता को वो सहन नहीं कर रहे हैं। सत्ता तो आती जाती है। उनके ही पुत्र पुरुष अटल जी ने कही थी, सत्ताएं आएगी, सत्ता जाएगी, सरकार आएगी, सरकार जाएगी। लेकिन गलत तरीके से सरकार बनाने के लिए मैं चिमटे से भी नहीं छूंगा। ये बोलने वाले अटल जी भी इन्हीं के पुरोधा थे। अटल जी के फोटो पे माला चढ़ा के अटल जी के प्रति आस्था नहीं होती। राम को जीना हो, राम की प्रार्थना करना हो, राम की पूजा करनी हो तो मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। राम को जीवन में ढालने की जरूरत है। कितना आप राम को ढाल सकते हो? राम को ढालना बहुत मुश्किल है। 0.01% भी राम को आपने अपने जीवन में ढाल दिया तो राम से बड़ा कोई, आपसे बड़ा कोई भक्त नहीं होगा राम का।
उसके लिए अयोध्या जाने की जरूरत नहीं। मैं भी अयोध्या नहीं गया, और मैं अयोध्या गया तो भी भाषण दे के आ गया, मुझे मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जिनके भगवान मंदिर में रहते हैं, हाँ मेरी आस्था है, मैं मंदिर भी जाता हूं, लेकिन मात्र इसलिए नहीं जाता हूं कि मुझे भला करना हो। हम में से कितने लोग भगवान को धन्यवाद देते हैं कि उसने अच्छा दिन दिया और दूसरा दिन भी अच्छा दे। हम भगवान को मांगते रहते हैं, भगवान परेशान हो गए हैं। कोई भी आता है मांगता है, कोई भी आता है मांगते रहता है। मांगीलाल न बनो, देवीलाल बनो। समाज को कुछ देने का समय आ गया है, और यदि हम कुछ दे सकते हैं तो आगे वाले पीढ़ी को अच्छी सरकारें दे सकते हैं। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आज मैं हूं, मेरे जगह कौन आएगा, कल आप होंगे, आपकी जगह कोई और आएगा। आज मोदी जी है, मोदी जी की जगह कोई और आएंगे। कुछ अच्छे भी आएंगे, कुछ बुरे भी आएंगे। जब जब इस देश में संक्रमण हुआ है, जब जब इस देश को ग्रहण लगा है, तब तक इस देश की जनता ने उठ के उसका जवाब दिया है। मैं बार बार कहता हूं कि ये देश अधनंगा था, इस देश भूखमरी के कागार पे था, इस देश के लोग परेशान हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन मूर्ख नहीं है। समय आने पे यही लोग ताकत से आईना दिखाते हैं कितना भी शक्तिशाली था। इंदिरा जी बहुत शक्तिशाली थी, पढ़ी लिखी थी, और इस जनता ने उनको आईना दिखा दिया। कॉमरेड साहब है, लोग जेल में थे, जनता ने चुनाव लड़ा। आज भी समय है, पूरे देश घूम रहा हूं, जनता चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रही है, और इसका जवाब जनता देगी। अब नेताओं की जरूरत नहीं, विपक्ष की जरूरत नहीं है, विपक्ष को कोई पूछता भी नहीं है। जनता जवाब देगी, और जनता बताएगी कि तुम्हारी औकात क्या है। बहुत ज्यादा सर पे चढ़ा लिया, अब उतारने का समय आ गया है। इसलिए जनता जनार्दन में यदि आपकी विश्वास है तो जगाइए, बस डर को निकाल लीजिए। कोई कहता है ईवीएम का डर है, ईवीएम का डर है, ईवीएम वो मशीन सेट कर देता, कुछ नहीं होगा ईवीएम का। ईवीएम एक बार रिप्लेस हुई, ईवीएम एक बार मिसयूज हुई, दोनों बार पकड़े गए। उसके बाद कर्नाटक में कुछ नहीं कर पाए, तेलंगाना में कुछ नहीं कर पाए। लोग कहते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तब भी मैं कहता था, और आज भी मैं कहता हूं, और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहता हूं। और ये बात मैंने राहुल गांधी के सामने भी कही है, और उन तमाम मुख्यमंत्रियों के सामने भी कही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों मुख्यमंत्री अडानी के पेरोल पे थे, बिक चुके थे। इन्होंने अपनी सरकारें बेच दी। ये सत्य पूरी पार्टी जानती है। इसीलिए इन तीनों मुख्यमंत्रियों के खिलाफ जो केसेस चल रहे थे, आज कहीं आवाज नहीं आ रही है, कोई नोटिस नहीं मिल रहा है, किसी को कोई बुलावा नहीं हो रहा है। सबने अपनी अपनी चमड़ी जमा ली। आपके यहां से मुशर्रफ साहब ने जैसे ही भगवा पहन के उधर चले गए और अपनी ईडी से मुक्ति पा ली, वैसे उन तीनों मुख्यमंत्रियों ने ईडी से मुक्ति पा ली। और एक तो बीजेपी में जाते जाते रह गए बेचारे, दरवाजे नहीं खुला टाइम पे, तो वापस आना पड़ा कमलनाथ जी को। तो ईवीएम का खेल से डरो मत बस। और ईवीएम का खेल भी हो रहा तो अपना खेल इतना बड़ा होना चाहिए कि ईवीएम से भी ज्यादा। एक बेहतरीन कविता सामने आई, और मैं सोचता हूं कि मैं आपके साथ शेयर करूं। अभी अभी किसी ने मुझे भेजी है। दौरे इलेक्शन में कहा कोई इंसान नजर आता है। मैंने कहा ना, कोल्हापुर को प्रयोगशाला मत बनने दीजिएगा, इसीलिए ये कोल्हापुर वासियों के लिए बहुत जरूरी है। दौरे इलेक्शन में कहा कोई इंसान नजर आता है, कोई हिंदू, कोई दलित, तो कोई मुसलमान नजर आता है। बीत जाता है जब इलाकों से इलेक्शन का दौर, तब हर इंसान रोटी के लिए परेशान नजर आता है। कुछ तो खासियत है इस प्रजातंत्र में, कुछ तो बात है इस करामती मंत्र में। कुछ तो खासियत है इस प्रजातंत्र में, कुछ तो बात है इस करामती मंत्र में। वोट देता हूं फकीर को, कमबख्त शहंशाह बन जाता है। वोट देता हूं इस फकीर को, कमबख्त शहंशाह बन जाता है। और हम हर बात वही के वहीं गरीब रह जाते हैं हम हर बार उंगलियों रंगाने के लिए, नए फकीरों को फिर शहंशाह बनाने के लिए। शहंशाह मत बनाइए, सेवक पैदा कीजिए। और सेवक तब पैदा होता है, नाठाळ बैलाला कब्जात कसा आणायचं हे तुम्ही सगळे जाणता। बैल हा नाठाळ होणारच, त्याला रस्त्यावर आणायचं काम आपलं।
त्यामुळं कुठलीही राजकारण असो, कुठलीही राजनीतिक दल होतो, मैंने कहा ना कि इंदिरा गांधी तो पढ़ी लिखी थी, ये अनपढ़ है, उससे ज़्यादा डेंजर है। लेकिन मैं इलाहाबाद के एयरपोर्ट में था तो मुझे एक बहुत पुराने समाजवादी मिल गए दादा। वो बिल्कुल काठी टेकते हुए मेरे पास आए, गलत बयानी करते हो अशोक तुम। मैंने क्या हुआ दादा? अनपढ़ मत कहा करो। मैंने बोला क्यों? बोले इस देश में कई अनपढ़ थे जिन्होंने झंडे गाड़ दिए हैं। हमारे सांगली के वसंत दादा पाटिल अनपढ़ थे लेकिन बेहतरीन मुख्यमंत्री थे। धीरू भाई अंबानी अनपढ़ थे, मैट्रिक पास थे लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। बोले अनपढ़ होना बुरी बात नहीं बेटा, कुपढ़ होना बड़ी बात है। एक नया शब्द दिया उन्होंने, कुपढ़। पढ़ा लिखा, अनपढ़ और एक कुपढ़। तो मैंने दादा ये कुपढ़ क्या है? बोले जो गलत पढ़ता है। जो गलत पढ़ता है वो अनपढ़ को बोलता है कि तू तो अनपढ़ है ही, और जो पढ़ा लिखा है उसको भी अनपढ़ साबित करने की प्रयास करता है, क्योंकि ये कुपढ़ा लिखा होता है। ये कुपढ़ आदमी ही है जो नाली पे मटका रख के गैस जलाता है। ये कुपढ़ आदमी ही है जो 4 सदियों के संत को इकट्ठा बिठाता है। ये कुपढ़ आदमी ही है जो अपने सैनिकों को बताता है, एयरफोर्स के पायलट को, कि जब बादल होंगे तो उसके छुप के जाना, रडार पे नहीं आओगे। हे भगवान! और वो बात भी ऐसी हुई। क्या होता है कई बार सीरियल ज्यादा देखने से, हमारे प्रधानमंत्री, देखो प्रधानमंत्री की प्रॉब्लम नहीं है, वो कुपढ़ है। तो प्रॉब्लम यह है कि वो सीरियल देखे होंगे महाभारत के, जब भी पांडवों को कहीं जाना है, कौरवों को कहीं जाना है, भीष्म पितामह के चरणों में जाके पितामह आज्ञा, हम जा रहे हैं। अब वो अपने आप को उसी रोल में समझ रहे हैं। तो जब एयर स्ट्राइक हो गया तो उन्होंने खुद कहानी सुनाई है। बोले एयर स्ट्राइक हो गया तो उनको मिलने एयरफोर्स के पायलट आ गए। बिल्कुल इमेजिन करो, पायलट पूरा अपना हेलमेट वगैरह लेके आए, प्रधानमंत्री बैठे हैं, तातश्री पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं, तातश्री तथास्तु विजयी भव। फिर उन्होंने कहा कि थोड़ा टाइम में आगे पीछे होगा। क्या हुआ? ये थोड़े बादल है। अरे यही तो समय है, बादलों से छुप के जाओगे तो रडार पे नहीं आओगे। मैं सैनिक स्कूल का हूं, मेरे बहुत सारे दोस्त एनडीए में हैं, हमारे सब दोस्त जानते हैं। तो कुछ लोगों को मैंने, जो एयरफोर्स पे जो जिन्होंने स्ट्राइक किया था उसके पायलट को पूछा था मैंने, उसने कहा अशोक जी 4 अलग अलग एयरबेस से फ्लाइट उड़ी थी, किसी को मालूम नहीं था कि किस बेस से कौन उड़ रहा है। हवा में जाने के बाद हमको यह मालूम नहीं था कि टारगेट क्या है। जब चारों जगह के प्लेन आसमान में स्थिर हो गए तब हमें टारगेट दिया गया कि आपका लोकेशन ये है और ये टारगेट है। इतनी गोपनीयता थी इसमें। और ये बाबा सारी दुनिया को बताता है कि वो चरण छूने आए थे और देश सुन रहा, ताली बजा रहा है, नाले पे रखता है, लोग ताली बजाते। अरे वो कुपढ़ है, आप तो नहीं हो। आप क्यों ताली बजाते हो? आप क्यों महान कहते हो? बोलते प्रधानमंत्री जी ने बचा दिया, वो बादलों के बोल दिया बराबर, तभी बोले ये स्ट्राइक करके आ गए, मोदी जी बहुत महान है। तो सवाल ये है कि कुपढ़, अनपढ़ और पढ़ा लिखा, इसमें फर्क जानिए। कुपढ़ बहुत रिस्की होता है, इसके लिए यह लड़ाई है, व्यक्तिगत रूप से किसी से नहीं। इसलिए फिर आपने इतना समय दिया, मैं भी लगातार बोल ही रहा हूं, आपने मुझे सुना। हाँ, आयोजकों का कुछ ये भी रिक्वेस्ट है कि किसी को कुछ सवाल यदि पूछने हो तो उसका जवाब भी मैं दे सकता हूं, ऐसा नहीं भाग के जाऊंगा। क्योंकि मैं हमेशा सवाल पूछता हूं तो लोगों को लगता है सवाल पूछने का आदी है, बोलने का आदी है, ये जवाब नहीं देगा। मैं जवाब भी दूंगा, जितना हो सके दे पाऊंगा। और हमेशा लोग भाषण के एंड में कहते हैं कि जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय हिंद। ये मैंने नेताओं के लिए छोड़ा है। मैं यही कहूँगा आज के परिप्रेक्ष्य में जो चीज़ हमें चाहिए, और मैं आशा करता हूँ कि कुछ लोग जो यहाँ आए नहीं उनके कान पे भी आवाज़ जाए। यदि ये नारा मेरे साथ आप लगाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जय संविधान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।